हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई विश सब कुछ ठीक ही हो गया और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं जानता हूँ कि वीडियो बनाने में थोड़ी अभी लेट हो जा रही है, मतलब पर डे वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि अभी तबीयत थोड़ा ख़राब है मेरा भी। पर छोड़िए उसको अभी। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 9 हमारा, ठीक है। जो कि होने वाला है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और बाकी जो भी अथॉरिटी मेंबर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला रूल जो कि है रूल नंबर 77। इस रूल में क्या कहा है कि पावर टू टेक सैंपल ऑफ एनी आर्टिकल और सब्सटेंस, ठीक है। कि किसके किसके पास पावर है कि वो जो भी माइंस के अंदर से आपका सब्सटेंस या फिर सैंपल है उसको ले सकता है, ठीक है। और उसके रिलेटेड जो भी है वो सब चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हमारा लिखा हुआ है ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड में क्या है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कैन टेक सैंपल इफ दे बिलीव देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन of the code rules or if the substance is likely to cause bodily injury or health issue to employees। देखिए इसमें गाइस क्या कहा गया है कि अगर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इसको हम लोग डायरेक्ट इंस्पेक्टर ही बोलेंगे, ठीक है आपसे। तो जो भी इंस्पेक्टर होगा उसको अगर लगेगा कि कोई भी रूल्स या कोई भी कोड का वायलेशन हुआ है, कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब होता है वायलेशंस, उल्लंघन, ठीक है। अगर इंस्पेक्टर को लगेगा कि इस माइंस में कोई चीज़ है जिसका उल्लंघन हुआ है, जैसे कि माइंस में आपको पता है कि कोई भी गैस या कोई भी चीज़ मिलता है तो उसका एक लिमिट फिक्स रहता है, ठीक है। अगर उस केस में उसका बॉडीली मतलब उसका वो लिमिट फिक्स नहीं है, उस लिमिट से ज़्यादा है, तो फिर वो वहाँ का वो सैंपल ले सकता है। या फिर कोई रूल्स और रेगुलेशन अगर माइंस में फॉलो नहीं हो रहा है तो उस केस में भी, ठीक है। तो उसके बारे में है पहला रूल। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा चीज़ पाया जाता है जिससे आपका हेल्थ इशू हो या फिर बॉडीली इंजरी हो तो उस केस में भी वो वहाँ पे सैंपल ले सकता है इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है सैंपल लेने का, मतलब क्या क्या, मतलब तरीका क्या है, स्टेप्स बाय स्टेप क्या है। तो लिख रहा है कि जो सैंपलिंग होगा मस्ट बी डन आफ्टर इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉयर। जो भी सैंपलिंग माइंस में लिया जाएगा वो एम्प्लॉयर को इत्तला करने के बाद लिया जाएगा, मतलब इन्फॉर्म करके लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इंस्पेक्टर है तो अपने मन से ले लिए, नहीं, आपको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, इन देयर प्रेजेंस अनलेस विथफुल्ली एब्सेंट, ठीक है। द सैंपल मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन इफेक्टिवली सील्ड एंड मार्क। इसमें बोल रहा है गाइस कि जो भी आपका सैंपल होगा ना माइंस में उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि वो 3 पार्ट क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे नीचे। और उसको सिंपल से इसमें समझिए 3 पार्ट में डिवाइड होगा और वो जो भी होगा वो सील होगा और मार्क होगा। जैसे कि आपने मानिए एक सैंपल ले लिया, ठीक है, तो सैंपल आपका जो भी होगा वो सील होगा, उसको कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वो मार्क किया हुआ रहेगा कि उस सैंपल के अंदर मतलब क्या क्या उसमें है, तो वो मार्कअप रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में है। और देखिए जो भी 3 पोर्शन में वो सैंपल को डिवाइड किया जाएगा ना वो यहाँ पे है। पहला पोर्शन क्या है कि गिवन इमीडिएटली टू द एम्प्लॉयर और नोटिफाइड पर्सन। जो भी आपका सैंपल होगा ना वो मतलब इमीडिएटली का मतलब हो गया तत्काल, तुरंत। जैसे आप सैंपल लिए वैसे ही वो सैंपल आप किसको दीजिएगा, एम्प्लॉयर को दीजिएगा या फिर जो भी नोटिफाइड पर्सन है, मतलब जिसको बोला गया है कि हाँ इसको देना है तो उसको दिया गया पहला पोर्शन को। दूसरा पोर्शन आपका गवर्नमेंट लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, NABL, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट का एनालाइज लाइब्रेरी है वो मतलब लेबोरेटरी है जहाँ पे टेस्ट होता है, वहाँ पे दूसरा सैंपल भेजा जाएगा। NABL का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NABL, क्योंकि अभी तक कोई फुल फॉर्म है नहीं इसमें। तो NABL एक इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे है नेशनल एक्सेलेटरी बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी फॉर एनालिस्ट एंड रिपोर्ट देयर इन, ठीक है, NABL, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NABL का फुल फॉर्म नेशनल एसिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, ठीक है। NABL का फुल फॉर्म देख लिए। अब देखिए आगे क्या है। दूसरा पोर्शन आपको पता चल गया NABL में। और तीसरा पोर्शन आपका जो भी इंस्पेक्टर होगा आपका वो तीसरा पोर्शन कोर्ट में, मतलब जो भी लीगल कोर्ट में प्रेसिडिंग होगा उससे उसमें वो भेजेगा बिफोर, मतलब प्रेसिडिंग से पहले, ठीक है। जैसे माइंस में आपको पता चला कि इस रूल का वायलेशन हो रहा है तो आप उसके फिर आप रिपोर्ट करिएगा। और अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होगा तो वो तीसरा सैंपल आपको कोर्ट में मतलब प्रेजेंट करना पड़ेगा एज अ सैंपल की तरह, ठीक है। तो 3 पार्ट में आपको पता चल गया कि पहला पार्ट आप एम्प्लॉयर को दीजिएगा, दूसरा पार्ट आप लेबोरेटरी भेजिएगा और तीसरा पार्ट आप कोर्ट में भेजिएगा, ठीक है।
तो यही तीनों है। उसके बाद आता है आपका एविडेंस, कि एविडेंस क्या क्या है उसके बारे में। तो लिख रहा है कि द एनालिस्ट लेबोरेटरी रिपोर्ट कैन बी यूज एज अ वैलिड एविडेंस इन कोर्ट प्रोसीडिंग। जो भी आपका लेबोरेटरी का रिपोर्ट होगा, ठीक है, आपने जैसे सैंपल लेबोरेटरी में भेजा, तो लेबोरेटरी आपका सैंपल का रिपोर्ट तैयार किया और इसका जो रिपोर्ट होगा वो आपको आगे भेजेगा, ठीक है। तो वही उसको एक एज अ वैलिड एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। जो भी सैंपल है माइंस का, उसको एज अ वैलिड एविडेंस माना जाएगा और कोर्ट में प्रोसीडिंग के टाइम उसी को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में है एविडेंस का। 77 रूल नंबर में इतना ही था। अब एक बार पीडीएफ में भी देख लेते हैं कि अगर कुछ छूटा हो तो देख इसमें क्या क्या दिया हुआ था। कि पावर टू टेक सैंपल ऑफ एनी सब्सटेंस और आर्टिकल के बारे में है। जो भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा आपका, वो आपका सैंपल लेगा, ठीक है, इन्फॉर्म करेगा एम्प्लॉयर को, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, और सफिशिएंट सैंपल लेगा माइंस में से। वही चीज़ है जो आपको बताया मैंने गाइस वहाँ पे। और जो भी आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा इन कंट्रावेक्शन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कोड, अगर कोई भी कोड का या फिर रूल का आपका फॉलो नहीं हो रहा है तो उस केस में उस जगह से वो सैंपल ले सकता है, उसको अगर डाउट होगा तो। और दूसरा हो गया कि वो अगर उसको लग रहा है कि वहाँ पे कोई बॉडी इंजरी, मतलब हैवी बॉडी इंजरी के चांसेस है या फिर कोई भी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है, तो उस केस में भी वहाँ से वो सैंपल ले सकता है। और आगे वही दिया हुआ है कि जो भी सैंपल वो लेगा वो 3 जगह भेजेगा फॉरवर्ड, मतलब तुरंत। वो सैंपल किसको भेजेगा? परफॉर्म इन्फॉर्म, जो भी आपका पर्सन इन्फॉर्म किया गया है, मतलब जो भी पर्सन को बोला गया है भेजने के लिए, उसको भेजेगा पहला सैंपल तुरंत। दूसरा सैंपल वो भेजेगा किसको? गवर्नमेंट एनालिसिस्ट को, मतलब गवर्नमेंट लेबोरेटरी में डालेगा, वहाँ से चेक होगा। और आपका तीसरा पर्सन वो कहाँ पे? कोर्ट पे प्रोसीडिंग से पहले वो तीसरा सैंपल वहाँ पे ले जाएगा। तो 77 रूल नंबर में बस इतना ही है। और लास्ट में वही लिखा हुआ है कि जो भी आपका रिपोर्ट आएगा लेबोरेटरी से, उसी को एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह या वैलिड एविडेंस की तरह देखा जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक 77 पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जवाब दूंगा, ठीक है। आगे है आपका रूल नंबर 78। 78 रूल में क्या है कि पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, कि आपका क्या क्या पावर होगा इंस्पेक्टर का, ठीक है। हम डायरेक्ट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को इंस्पेक्टर बोलेंगे, ठीक है। कि आपका क्या क्या ड्यूटीज होगा इंस्पेक्टर का और क्या क्या पावर उसको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो भी इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, वो आपका इम्प्रूवमेंट नोटिस किस में भेजेगा? फॉर्म 25 में, ठीक है। माइंस में क्या होता है गाइस कि इंस्पेक्टर जो होता है वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहता है, ठीक है। और वो सारा चीज़ का वो नोटिस भेजता है आपको माइंस के एम्प्लॉयर को, या फिर जो भी माइंस का ऑक्यूपायर है, ओनर है, मैनेजर है या मास्टर है या जो भी एजेंट है, या अदर सेफ्टी हेल्थ से या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कुछ भी अगर माइंस में आपका दिक्कत है, तो वो सारा चीज़ का नोटिस आपका कौन भेजता है? इंस्पेक्टर भेजता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो भी इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, वो सेफ्टी हेल्थ या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड नोटिस और मैनेजर, ओनर या मास्टर या एजेंट जो भी होगा उसको भेजेगा, तो किस फॉर्म में भेजेगा? तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि कौन होगा जो आपका फॉर्म 25 में नोटिस भेजेगा ओनर, एजेंट, मैनेजर को। तो यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। 78 पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्म नंबर 25, कि जो भी इंस्पेक्शन का नोटिस होगा वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इशू करेगा, इम्प्रूवमेंट नोटिस, कि हाँ माइंस में पहले ये दिक्कत है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, उस चीज़ के बारे में, ठीक है। आगे है उसका वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लियंसेस। वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लियंसेस का मतलब होगा कि ड्यूरिंग ई सब्सिक्वेंट इंस्पेक्शन, ठीक है, द इंस्पेक्टर मस्ट ascertain of what next preceding shortcoming have been rectified and if the notice has been complied with। इसमें सिंपल सा इतना बोल रहा है गाइस कि जैसे आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो भी होगा वो देखेगा टाइम टू टाइम कि अगर पिछले बार जैसे माइंस में आपको पता है कि गैस मिला है, ठीक है, तो वो गैस मतलब कोई गैस का मात्रा 22 है, ठीक है। मानिए इमेजिन कीजिए कि कोई गैस मिला है, उसका अमाउंट माइंस में ज़्यादा है, वो 22 है, तो अगर वो चाहेगा कि 22 में वो काम नहीं कर सकता उतना गैस में, ठीक है, तो उसको उसको कम करना होगा, मानिए 10 करना होगा, तो वो नोटिस निकाल के जाएगा पहले, ठीक है, कि हाँ इस गैस मिला है तो इसको कम कीजिए माइंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो वापस आके चेक करेगा कि हाँ माइंस में जो भी वो पहले अपना इंस्पेक्शन किया है वो सारा इंस्पेक्शन का
फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारा चीज़ रेक्टिफाइड हुआ है कि नहीं। जैसे अगर उसको लग रहा है, माइंड्स में आया है, वहाँ देख रहा है कि इस जगह पे रूफॉल होने के चांसेस है, तो वो वहाँ इन्फॉर्म कर मतलब वहाँ पे बोलेगा कि हाँ, इस जगह पे काम करना बंद कीजिए, यहाँ पे ये गैलरी को पैक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे रूफॉल हो सकता है। तो वो नेक्स्ट टाइम अगर इंस्पेक्शन में आएगा तो वो चेक करेगा कि उसके बात को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है नेक्स्ट इंस्पेक्शन में। तो उसके बारे में दिया हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लियंसेस में, ठीक है, कि जो भी इंस्पेक्शन है उसका वो सारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। दूसरा है रिकॉर्ड्स के बारे में, जो भी वो ऑर्डर निकालेगा या फाइंडिंग्स निकालेगा या जो भी आपका आउटकम्स होगा, वो सारा चीज़ का वो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखेगा और मेंटेन करेगा उसको, ठीक है। माइंस में अगर इंस्पेक्शन करने गया वो, ठीक है, अब देखा कि माइंस में आपका दिक्कत है कुछ, या फिर कुछ भी ऑर्डर पास किया है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ फॉलो होना चाहिए, यहाँ ये फॉलो नहीं हो रहा है, या कुछ भी उसका आउटकम्स है मतलब रिजल्ट है, तो वो सारा चीज़ का वो खुद से ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाएगा और उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पावर और ड्यूटीज़ में। देखिए एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि पीडीएफ में क्या दिया हुआ है आपका इंस्पेक्टर के बारे में। इसमें सारा आपका जितना भी है ना वो सारा एक ही लाइन में दे दिया है, तो थोड़ा सा गजमज हो गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर भी इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर होगा, वो एवरी इंस्पेक्शन, जो भी इंस्पेक्शन होगा, ये इम्प्रूवमेंट नोटिस होगा, वो फॉर्म 25 में निकालेगा, जो कि मैंने बताया, ठीक है। और वो नोट वो किसको किसको भेजेगा, एम्प्लॉयर को देगा, ऑक्यूपायर को देगा, या मैनेजर को देगा, ओनर को देगा, या मास्टर या ऑफिसर इंचार्ज होगा, या एजेंट होगा उसको देगा, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हर एक इंस्पेक्शन का तुरंत शॉर्टकमिंग नोटिफाइड करेगा किसको, प्रीवियस इंस्पेक्शन। हाँ वो भी है कि अगर इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर जो भी होगा वो जितना भी आपका शॉर्टकमिंग्स आउटकम्स आएगा, ठीक है, मतलब कि जो भी आपका पहले जो भी वो निकाल चुका है कि हाँ रूल, मतलब जो भी कुछ बोलने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि अगर उसको लगा है कि कोई वो दिक्कत है पहले माइंस में, ठीक है, और वहाँ ये सब रूल का फॉलो नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो वो सारा वो चीज़ चेक करेगा जो प्रीवियसली उसने इशू किया है माइंस में, ठीक है, कि हाँ यहाँ ये सब फॉलो हो रहा है कि नहीं। और देखेगा कि प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन माइंस में फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, और उसको मेंटेन करके रखेगा रिकॉर्ड उसका। सारा इसमें एक ही बार में मिला दिया तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इस तो आई थिंक इस पीडीएफ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्लियरली, ठीक है। आगे देखिए क्या है, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जो भी हमारा जिला मजिस्ट्रेट होगा उसकी शक्तियों और कर्तव्य, उसको क्या क्या पावर होगा और क्या क्या उसको ड्यूटीज फॉलो करना होगा। तो लिख रहा है द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्पेशली इन द रिस्पेक्ट ऑफ माइंस, ठीक है, माइंस के रिस्पेक्ट में जो भी आपका ड्यूटीज और पावर होगा, ठीक है, वो उसको कहाँ से मिलेगा, वो इशू होगा आपका ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो उसके पास अनलिमिटेड पावर है कि वो माइंस में कुछ भी चीज़ करवा सकता है या कोई भी करवा सकता है, ऐसा नहीं है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम उसके लिए स्पेशल निकलेगा, ठीक है, प्रोविज़न कि हाँ, आपका माइंस में अगर कोई दिक्कत है या कुछ भी चीज़ है तो उसके रिगार्डिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको टाइम टू टाइम ऑर्डर इशू होता है। तो वही लिखा हुआ है कि द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ माइंस विल बी डिटेल एंड स्पेसिफाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए हिंदी में वही लिखा है, विशेष रूप से खादानों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ और कर्तव्य को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी सामान्य एवं विशेष आदेश के माध्यम से विस्तृत एवं निर्देशित किया जाएगा, ठीक है, निर्देश किया जाएगा। तो बस इसमें वही चीज़ है कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ड्यूटीज और पावर होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से, सिंपल सा कहने का मतलब कि ये किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका रूल नंबर 18, ठीक है। रूल नंबर 18 किसके बारे में है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में, ठीक है। विशेषज्ञ जो होंगे माइंस में आपका, उनके कर्तव्य क्या क्या होंगे उसके बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, थर्ड पार्टी ऑडिट स्कीम। थर्ड पार्टी ऑडिट स्कीम मतलब होता है फॉर्मल स्कीम होगा जो कि ऑफिशियली नोटिफाइड होगा और क्वालिफाई होगा एक्सपर्ट के द्वारा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, जिसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो अगर चाहोगे तो, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। जो भी आपका स्कीम होगा वो नोटिफाइड मतलब कि उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इसको थर्ड पार्टी को सेफ्टी और कंप्लायंस से रिलेटेड, और उसका ऑडिट और सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि डिटेल क्राइटेरिया मतलब कि एक मतलब प्रॉपर क्राइटेरिया और कंसर्निंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, जो भी आपका एक्सपर्ट होगा,
उसका एक्सपीरियंस लेवल होना चाहिए ड्यूटीज़ को लेके, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी नौसिखिया आके आपका ये हो जाए, उसको प्रॉपर ड्यूटीज़ मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जो भी आपका एरिया या फिर जो भी चीज़ का वो फॉलो कर रहा है, और वो नोटिफाइड होगा स्पेशल ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो एक्सपर्ट का ड्यूटीज़ में बस उतना ही चीज़ है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। मेडिकल ऑफिसर कौन होता है आपको पता ही है। जो भी आपका माइंड से मेडिकल प्रैक्टिस करता है या फिर मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपका मतलब स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रार के द्वारा जो भी नियुक्त किया जाता है वही होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपका मेडिकल ऑफिसर होता है ना, वो कौन होना चाहिए, वो क्वालिफाई होना चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 है, उसके तहत आपका मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए, मतलब कि उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उसको एनरोल कौन करता है, स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रार करता है। ठीक है, दूसरा है एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो भी मेडिकल ऑफिसर होता है उसको एनरोल कौन करता है, और वो जो भी होता है वो किस एक्ट के तहत आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन है जो इससे बनता है। ठीक है, मस्ट हैव मैंडेटरी ट्रेनिंग इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ कोर्सेज, जो भी आपका मेडिकल ऑफिसर होगा वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ कोर्स के तहत, मतलब कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ कोर्स के तहत, मतलब कि प्रॉपर ट्रेनिंग लिया जाए, मतलब लिया हुआ होगा कि इमीडिएट टाइम में, जैसे कि उसको आपको कभी सीपीआर देना हो गया माइंस में, ठीक है, कि कोई पर्सन है उसको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी, या फिर उसको सडनली शॉक लगा बेहोश हो गया, ठीक है, तो उसको सीपीआर देने आना चाहिए। तो उस केस में ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी होगा या मेडिकल ऑफिसर होगा उसको खुद ही ना दे आना चाहिए, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला होना होगा तो वो दे सकता है। तो उसलिए उसको लिखा हुआ है कि मैंडेटरी ट्रेनिंग होना चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ से। ठीक है, और वो जो भी ट्रेनिंग होगा वो किस किस चीज़ में इंक्लूड होगा, मतलब उसको क्या कहते हैं, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत होना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो कि आपका चेस्ट रेडियोग्राफी आना चाहिए उसको, और इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका अपॉइंट कर रहता है मेडिकल ऑफिसर को। तो आई थिंक रूल नंबर 81 कुछ है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जो कि है हमारा रूल नंबर 82। आई थिंक यही लास्ट रूल है हम लोग का आज का। और ड्यूटीज़ क्या क्या है मेडिकल ऑफिसर का, इसमें है पहला हो गया कि आपका मेडिकल ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा और किस एक्ट के तहत होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मेडिकल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा और किस एक्ट के तहत होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा, और उसमें कुछ है नहीं। बाकी आपका आ गया ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारी और कर्तव्य रहेंगे, कि क्या क्या उसको करना होता है। अपन रेफरेंस अंडर द कोड, द मेडिकल ऑफिसर मस्ट इशू अ फॉर्मल नोटिस फिक्सिंग द डेट टाइम लोकेशन एंड for examination. After checking the worker, they must prepare on age and fitness certificate to deliver copies to both establishment manager and worker. इसमें गहरा रहेगा इसकी, जो भी आपका मेडिकल ऑफिसर होगा ना वो आपका नोटिस निकालेगा, ठीक है, कि किस दिन आपका मेडिकल चेकअप होगा या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, वो सारा चीज़ का ड्यूटी, मतलब वो सारा चीज़ का नोटिस कौन निकालेगा, आपका मेडिकल ऑफिसर निकालेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि किस डेट पे होगा, किस टाइम पे होगा और किस लोकेशन पे होगा एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारा चीज़ का नोटिस कौन निकालेगा, मेडिकल ऑफिसर निकालेगा। ठीक है, आफ्टर चेकिंग द वर्कर, जो भी आपका वर्कर को चेक किया जाएगा उसके बाद उसका एज और फिटनेस सर्टिफिकेट वो इशू करेगा, और उसका जो भी कॉपीज़ होगा, ठीक है, मतलब कि आपका जैसे रिपोर्ट, अगर आप वहाँ पे चेकअप कराने गए तो आपका रिपोर्ट बनेगा ना, तो रिपोर्ट का आपका एक कॉपी वो मैनेजर के पास भेजेगा और दूसरा कॉपी वो वर्कर को स्वयं देगा। ठीक है, तो इसके बारे में है कि मेडिकल ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो पहला तो वो डेट निकालेगा कब कब एग्जामिनेशन होगा और उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद वर्कर को वो उसका सर्टिफिकेट जो भी होगा, एज और फिटनेस सर्टिफिकेट, वो मैनेजर को देगा और दूसरा वो वर्कर को देगा। दूसरा आता है स्पेशलिस्ट ओपिनियन, कि जो भी आपका मेडिकल ऑफिसर होगा वो किस किस चीज़ में स्पेशलिस्ट होगा, मतलब क्या क्या चीज़ का वो देख कर सकता है। तो जो भी ऑफिशियली कंसल्ट होगा स्पेशलिस्ट, वो रेडियोलॉजिस्ट होगा, ठीक है, डेंटिस्ट होगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा, टू डिटरमाइन एज। ठीक है, कि वो माइंस में प्रॉपर एज डिटरमाइन कर सके, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब जानना चाहिए कि आपका जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा वो क्या क्या चीज़ में स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है कि अगर माइंस में अलग अलग तरह से चोट लगते हैं तो उसको हर एक चीज़ के बारे में तो जान को होना चाहिए, तो जनरल सर्जन तो एक तरह से वो होना ही चाहिए। आगे दिया हुआ है कि हजार्डस प्रोसेस सुपरविजन। हजार्डस प्रोसेस मीन्स मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिंग एंड सर्टिफाइंग वर्कर इन्वॉल्व इन हजार्डस प्रोसेस, ठीक है। कि आपको पता ही है कि जो भी माइंस में काम चलता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, हजार्डस प्रोसेस होता है, मतलब कि हजार्ड बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है। हजार्ड का मतलब एक तरह से समझ जाइए कि क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक प्रक्रिया, ठीक है। कोयला निकालने के लिए आपको पता ही है कि कितना मुश्किल हो तरीका से निकाला जाता है कोयला माइन से। तो वो सब चीज़ में आपको मेडिकल एक सुपरवाइजर तो होना ही चाहिए जो देख रेख करे, हाँ कि ये है। वही चीज़ का दिया है कि रिस्पॉन्सिबल होगा कोई भी एग्जामिनेशन और सर्टिफाइड वर्कर को जो इन्वॉल्व होगा हजार्डस प्रोसेस में। कि ऐसा नहीं है कि वो कोई भी वर्कर, जैसे कि कोई वर्कर फिट नहीं है और उसको वो सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ आप फिट है, जाइए काम कीजिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो प्रॉपर एग्जामिन करेगा, चेक करेगा, और उस चीज़ के लिए वही रिस्पॉन्सिबल भी होगा कि वो प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट, मतलब जो भी क्या बोलते हैं उसको, वो हेल्थ रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है ना, वो उसको दे, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि सुपरवाइजिंग एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग क्रोनिक ऑक्यूपेशनल फिटनेस, ठीक है। और बोल रहा है कि जो भी आपका मतलब मेडिकल ऑफिसर होगा वो आपका रिपोर्ट देगा आपको क्रोनिक ऑक्यूपेशनल इलनेस का, कि अगर कोई बीमारियां है, आपको कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसके बारे में भी वो आपको इत्तला करेगा। आगे बोल रहा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, टाइम टू टाइम वो हेल्थ सर्वे करेगा, उसके बारे में दिया हुआ है कि अंडरटेकिंग प्रोफेशनल सर्वे इन्वॉल्व प्रेस एक्सपीरियंसेस आर हाई प्रिवलेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। लिखा हुआ है कि तीसरा अनुसूची में, जो भी आपका तीसरा अनुसूची होगा उसमें आपका जितना भी क्या बोलते हैं वर्क प्लेस में आपका होने वाले डिजीज है, ऑक्यूपेशनल डिजीज है, वो सब के बारे में वो आपको इत्तला करेगा, अंडरटेक करेगा, ठीक है। उसको प्रोफेशनली सर्वे करेगा। यहाँ माइंस में काम करने से आपको ये दिक्कत हो सकती है, तो टाइम टू टाइम उसका चेकअप करवाइएगा, या फिर जो भी होगा उसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करेगा वो, ठीक है। कि जैसे माइंस है आपका, यहाँ पे आपका गैस मिला है कोई गैस, ठीक है, लेकिन आपको पता है वो गैस हानिकारक नहीं है, वहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं माइंस में, तो बाद में वो 50 को चेकअप करेगा, ठीक है, कि इन केस वहाँ पे जो भी 50 मेंबर काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है या कोई भी, तो उस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे लिखा हुआ है एडोलसेंट असेसमेंट, एसेस द एज एंड डिग्री ऑफ फिटनेस ऑफ एडोलसेंट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। देखेगा कि कोई मतलब वो जो भी आपका माइंस में काम करेगा उसमें देखेगा कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसका 18+ से एज कम है, क्योंकि 18+ से एज कम होगा तो वो किशोरी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा केस में वो उसको काम करने नहीं देगा, तो वो उसका मेडिकल ऑफिसर का जिम्मेदारी होगा कि वो एज और उसका फिटनेस दोनों को देखे और उसके बाद उसको माइंस में काम करने की ये दे, अनुमति दे, मतलब उसको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि कोई इसका 18 साल नहीं हुआ वो चाह रहा है कि माइंस में काम करे, तो वैसा नहीं है, वो उसको काम करने नहीं देगा, तो उसके बारे में ही दिया हुआ है एडोल्सेंस असेसमेंट के बारे में। अब देखिए इसमें भी अगर हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या क्या दिया हुआ है, कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो आपका माइंस में उसको स्पेशल ऑर्डर मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे टाइम टू टाइम, जिसको वो फॉलो करेगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की ड्यूटीज़ के बारे में दिया हुआ है कि जो भी स्कीम होगा वो नोटिफाइड करेगा एक्सपर्ट को थर्ड पार्टी ऑडिट के द्वारा। क्वालिफिकेशन जो भी होगा, एक्सपीरियंस, ड्यूटीज़, वो सारा आपको थर्ड स्पेशल ऑर्डर जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगा टाइम टू टाइम, वो सारा फॉलो करेगा एक्सपर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, आपको बताया था मेडिकल ऑफिसर का जो भी अपॉइंट होगा वो नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 एक्ट के तहत किया जाएगा। और आपका मेडिकल ऑफिसर होगा वो प्रोफेशनली ट्रेन होगा, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ कोर्सेज में, जिसमें आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आएगा, जिसमें चेस्ट रेडियोग्राफी के बारे में होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपका लंग्स में जो भी होता है, जैसे लंग्स होता है उसमें अगर लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज मिलता है आपको, ठीक है, क्योंकि सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपका लंग्स में आ सकता है, तो चेस्ट रेडियोग्राफी उसको आना चाहिए, उसके बारे में है ये, ठीक है। चेस्ट रेडियोग्राफी से आना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर भी बता चुका हूँ मैं, कि जो भी आपका मेडिकल ऑफिसर होगा वो आपका स्पेशलिस्ट होगा किस चीज़ में, रेडियोग्राफी, डेंटिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा। और वो दूसरा का डिटरमाइन भी करेगा एज करके, ऐसा नहीं कि कोई फॉल्स एज लेके या फिर रिटायरमेंट का एज हो गया फिर भी वो काम कर रहा है, तो वो सब चीज़ के लिए वही जिम्मेदार होगा। मेडिकल ऑफिसर का और भी बाकी सारा जिम्मेदारी होगा, जो भी आपको
वो रिपोर्ट करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे कि एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वर्कर, वर्कर का आपका एग्जामिनेशन करेगा, उसको वर्कर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, और जो भी आपका हजार्डस प्रोसेस में है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर उसके बारे में मेडिकल सुपरविजन करेगा। ठीक है, मैंने बताया था कि माइंस में ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देगा वर्कर को, अगर रिस्क है तो मेडिकल सुपरवाइज भी करेगा। जो भी रिस्क ऑफ इंजरी होगा वो सारा इन्वॉल्व रहेगा उसमें, कि हाँ माइंस में आपके यहाँ पे ये रिस्क है तो यहाँ पे ये इंजरी होने का चांसेस है, तो वो सारा वो देख रेख करेगा। और वो इशू करेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को, अगर वो जो भी है आपका वो एडोलसेंट नहीं है तो। ठीक है, तो इसके बारे में दिया हुआ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, कल से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे इंपॉर्टेंट, लेकिन आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ाने में बोलने में भी हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो 1-2 दिन में मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, उसके बाद से फिर और अच्छे से हम लोग इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी 9 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हमारा बस 5 चैप्टर बचा है, तो आई होप 5 दिन में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। और आपका ओ एस एच डब्ल्यू सी कोड जो है इसका भी मैंने पीडीएफ आप लोग का ऑलमोस्ट तैयार कर चुका हूँ। ठीक है, बस क्लास लेना इसका बाकी है। तो हो सके तो कल परसों में अगर तबीयत ठीक हो जाएगा तो उसका भी क्लास आपका रेगुलर बेसिस पे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो मैं डालते रहूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और एग्जाम से पहले आपका भी सिलेबस कवर अप हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।